नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उज्ज्वल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। एक बड़ा ही गंभीर मुद्दा है जिसको एड्रेस करना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। जब से फेज़ 14 का नोटिफिकेशन आया है और ये पता चल गया है कि आपको अब सेक्शन वाइज टाइमर दिया जाएगा, तब से सारे के सारे मैथ्स के जो मास्टर हैं ना, वो ऐसे यूट्यूब पे टूर पड़े हैं जैसे कि वही सिर्फ अकेले सुपरमैन हैं और उनसे बड़ा सुपरमैन मैथ्स का कोई है ही नहीं है। और सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ 25 क्वेश्चन 15 मिनट में सॉल्व करने की बीसीबाजी कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं सबको एक्सपोज करने वाला हूँ। ये वीडियो मैं नहीं बनाता, ये वीडियो बनाने के पीछे का रीज़न ये है कि मैंने रैमो सर का एक पोस्ट पढ़ लिया था। सबसे पहले मैं रैमो सर के पोस्ट को आपको दिखाता हूँ ताकि आप इस बात को समझ सको। और बहुत जेन्युइन बात कही थी रैमो सर ने। और कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो बहुत ही ईमानदार हैं और जेन्युइनली बहुत सही से आप सब लोगों के बीच में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो इनका ये पोस्ट मैं आपको पढ़ के साझा करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इनके पोस्ट तक नहीं पहुँच पाए होंगे। तो ये पोस्ट एक बार पढ़ के समझना बहुत जरूरी है। पोस्ट में क्या लिखा है इन्होंने, कहते हैं कि क्या बात है, अचानक से एकाएक सारे टीचर्स की स्पीड चेंज हो गई है। 15 मिनट 25 सवाल लगा के जो दिखाने हैं, सवाल चाहे छोटा हो या बड़ा हो, एक बार में देख के समझ जाते हैं। पूरा पढ़ना भी नहीं पड़ता है कई बार। तो कमाल है, बच्चों को दिखाना जो है कि आपका टीचर सुपरमैन है। बस ये नहीं बताएंगे कि वो सवाल लगा के आए हैं क्लास रिकॉर्डिंग करने। अरे भाई, जब लगा के आए हो तो उत्तर तो पता ही पता है। सवाल पहले ही समझ गए हो तो ये ड्रामा करके क्या साबित करना है? यही कि आप मेरे कोर्स में आओ, मैं तुम्हें सुपरमैन बना दूंगा। यही चल रहा है इस टाइम पे। सारे सारे मास्टर यही कर रहे हैं कि मैं आप सबको सुपरमैन बना दूंगा। पहले से क्वेश्चन एग्जैक्टली पता हो तो भाई देखो, आप बच्चे हो के आप लोग भी 10 मिनट के अंदर सॉल्व कर लोगे। 15 मिनट तो बहुत ज्यादा हो गया है। अगर सच में इतना भौकाल दिखाना है तो रेमो सर का कहना है कि सीजीएल 2025 का एक टफ वाला शिफ्ट उठा लूं, एकदम सेम वैसे ही सेट बना दूं जिसके क्वेश्चन आपने पहले से कभी नहीं देखे हैं। रेमो सर कहते हैं कि मैं आपकी स्टूडियो में आ जाऊं, आप मेरे सामने सॉल्व करके देख लो, हम आपको सुपरमैन डिक्लेयर कर देंगे। अब उसके बाद इन्होंने ये बोला है कि मैं ज्यादा रोस्ट नहीं कर सकता हूं, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये जो काम है वो अभिनव शर्मा सर वाकई में उभर के आएंगे और उनके एपिसोड का रेमो सर को इंतजार रहेगा। तो ये पोस्ट पढ़ के मेरे को थोड़ा सा ये लगा यार कि सही मायने में एक तो मैथ्स का वेटेज खत्म सा हो गया एसएससी सीजन में, औकात खत्म सी हो गई है पूरी तरीके से। लेकिन मैथ्स के मास्टरों का नंगा नाच अभी तक नहीं खत्म हो रहा है। आज मैं आपको वही 25 क्वेश्चन सीजीएल का एक सेट लेके आया हूं। मैं जो कहा जाता हूं कि मेरे को अंग्रेजी पढ़ाने आती, मैं तो मैथ्स पिछले कई सालों में मैंने छुआ भी नहीं होगा। मैं आपको 25 जो क्वेश्चन है ना, 15 मिनट में आपके आंख के सामने सॉल्व करके दिखाता हूं। कोई जाएगा नहीं, वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। और वो सॉल्व करने के बाद फिर से मैं आपसे बात करूंगा कि चल क्या रहा है, किया क्या जा रहा है। देखो, कहते हैं ना, आप सब लोग समझदार हो, सब समझदार नहीं है। कुछ चंद 10-15-20% बच्चे ही समझदार है, बाकी तो सब बच्चे इमोशंस में बह जाते हैं कि शिक्षक नहीं हमारे भगवान हो बैठे हैं। चलो, आज 13 सितंबर सेकेंड शिफ्ट का एक पेपर सॉल्व कर लेते हैं। ये वीडियो आप यूं ही देख लो, मजाक मजाक में देख लो। 15 मिनट में ही सॉल्व करूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। तो एक बार ये देख तो लो कि ये सब बरगलाया कैसे जा रहा है, ये सब क्या रिप्रेजेंटेशन का क्या माध्यम है। क्यों टीचर्स वापस में उन्हीं बेसिक्स पे, जिस पे फाउंडेशन बिल्ड होती है, उन्हीं बेसिक्स पे क्यों नहीं काम कर रहे हैं और बच्चों को अलग रास्ते में इसके लिए जो है क्यों बरगला रहे हैं। कोर्स बेचने का ये तरीका क्या ठीक है? नहीं ना। चल, एक पेपर सॉल्व करते हैं मेरे साथ। सारे लोग एक बार मेरे कहने पे आप टिक जाओ, बस आज की ये वीडियो देख जाओ। पहला क्वेश्चन इस सेट का आया था कि 4 को इस तरीके से जोड़ना है। ध्यान से देखोगे कितनी बार जोड़ा जा रहा है, 1 2 3 4 5 बार जोड़ा जा रहा है और हर बार 4 का एक नंबर ऐड कर रहा है। तो चाहे आप इसको हॉरिजॉन्टल जोड़ो चाहे आप वर्टिकल जोड़ो, 4 आखिरी बार 5 बार जुड़ेगा और जब 4 को 5 बार जोड़ोगे तो 20 आ जाएगा, 0 आएगा, कैरी फॉरवर्ड 2 आ जाएगा। फिर जब 4 बार जोड़ोगे तो 16 आएगा, 16 में 2 ऐड होगा 18, 18 का 8 लोगे। ध्यान से ऑप्शन को देखोगे, एक ही ऑप्शन 80 पे एंड हो रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। सवाल का जवाब यही हो जाएगा। इस सवाल को करने में एग्जामिनेशन में अगर आपकी ठीक ठाक प्रैक्टिस है, मुश्किल से आप 20-25 सेकंड लोगे। लेकिन अगर पढ़ के आए हो तो इस सवाल को 3 सेकंड में सॉल्व कर लोगे। एग्जामिनेशन में सोचना पड़ता है, प्रेशर रहता है, इतनी जल्दी सॉल्व नहीं होता है। और आके मास्टर पढ़ पढ़ा के प्रैक्टिस करके आपको ये बता दे 3 सेकंड का सवाल है, नहीं। एग्जाम का प्रेशर का लेवल भी होता है जिसमें ये चीज इतनी जल्दी सॉल्व नहीं होती, इतनी क्लिक नहीं करती कि आपको बस इतना ही देखना है। जब आप 75 बार एक ही सवाल लगा लेते हो तब जाके आपको स्पीड मिलती है। इसीलिए बोला जाता है प्रैक्टिस बहुत करो। जैसे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को नॉर्मल बच्चा भी कैलकुलेट करेगा, जो सीजीएल में अपीयर हो रहा है, कर तो लेगा, लेकिन करने का कुछ तरीका होता है जो आप सीखते हो, जिसके बेसिस पे इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। जैसे 1/2/5 को 1+2/5 भी लिख सकते हैं, 1/3/4 को 1+3/4 भी लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखो, जब इसको काटोगे तो 1 से सीधे सीधे घट जाएगा। अब 2/5 को लिखोगे तो ये 0.4 हो जाएगा और 0.6 से इसको जोड़ोगे तो ये एक टोटल नंबर बन जाएगा, जिसमें से 3/4 को 0.75 को घटाओगे तो टोटल में 0.75 को घटाओगे तो हमेशा 0.25 बचेगा।
और सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें 0.25 आ रहा है, 2.25। तो इस तरीके से कैलकुलेशन करके आप अपने थोड़े समय बचा सकते हो। लेकिन जो मास्टर आते हैं सवाल को कराने आपको बोर्ड पे, वो भी मास्टर प्रैक्टिस करके आते हैं, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत कायदे से प्रैक्टिस करके आते हैं, पता चले कि वो रट रटा के आए और यहां बताना आपको सही से भूल गए हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन आया, किसी बच्चे ने IIT-JEE की तैयारी कर रखी है, BST में अच्छे से पढ़ाई कर रखा है, 11-12 में अच्छे से पढ़ाई कर रखा है, तो इस तरीके के सीरीज को सॉल्व करना हर बच्चे को आता है। इसको परिमेयीकरण करना पड़ता है, कॉन्जुगेट से इसके मल्टीप्लाई करना होता है, और साफ साफ पैटर्न देखोगे तो ये 8 इससे कट जाएगा, ये 7 इससे कट जाएगा, ये 6 इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, जो बचेगा ये 3 बचेगा और ये 2 बचेगा। जब कॉन्जुगेट करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये वाला जो है सब प्लस रहेगा, तो आपको ये वाला साइन देखना होता है क्योंकि इसके आगे ऑलरेडी प्लस है। तो 3 बचेगा इधर से, 2 इधर से बचेगा, दोनों जुड़ेगा तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और जैसे 5 आ जाएगा सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। लेकिन अगर आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं कर रखी है कि कॉन्जुगेट से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं और स्टेप बाय स्टेप नहीं सॉल्व कर रखा है, तो अगर मास्टर सिर्फ यही आपको बता के निकल जाए, एग्जामिनेशन में परफॉर्म नहीं कर पाओगे, कट जाएगा चूतिया। और ये मास्टरों की बकलोली कंटिन्यूअसली जारी रहेगी और ये बंद नहीं होगी। बहुत सीरियस मुद्दा है यार। चलो आगे सवाल सॉल्व करते हैं। आप बोलोगे सर ये सारे सवाल तो बड़े सही सही है, अब ये वाला सवाल सॉल्व करके दिखाओ। ये वाला सवाल जो होता है वो आपका वेन डायग्राम से अच्छे से सॉल्व होता है। दिया हुआ है कि फुटबॉल खेलते हैं, कुछ लोग बास्केटबॉल खेलते हैं, कुछ कॉमन है, कुछ सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं, कुछ सिर्फ बास्केटबॉल खेलते हैं, कुछ नहीं खेलते हैं। तो कुल मिला जुला के आपको 2 सर्किल ड्रॉ करनी है ऐसे बनाने के लिए, जो दोनों में उभयनिष्ठ है। जहां पे दिया हुआ है 25, ये इधर है, और फिर दिया है फुटबॉल और इधर दिया है बास्केटबॉल। जो फुटबॉल खेलता है बास्केटबॉल नहीं खेलता है उसको इधर डालना है, और जो बास्केटबॉल खेलता है फुटबॉल नहीं खेलता है उसको इधर डालना है। तो कुल मिला जुला के पूछा इन दोनों का रेशियो क्या होगा। तो 45 में 25 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 70, और 25 में 35 जोड़ोगे आ जाएगा 60। इनका रेशियो निकालना है, 7 और 6 का रेशियो आ जाएगा। तो ध्यान से बस क्वेश्चन में ये पढ़ना है कि इसका रेशियो दिया है या रिवर्सल रेशियो पूछा है। तो फुटबॉल, अगर हम फुटबॉल और बास्केटबॉल का रेशियो देखें तो 6-7 हमारा कितना आ रहा है, 7 और 6, और ऑप्शन में दोनों रहता है, तो यहां थोड़ी सावधानी आपको बरतनी पड़ती है। अब इन सवालों में आप बता दो मेरा बच्चा क्या है, कि कौन सा ऐसा जो है मास्टर है जो पढ़ पढ़ा के जो है इन सारे सवालों को जो है आपको चंद सेकंड में जो है 10 मिनट 12 मिनट के अंदर ये सवाल सॉल्व करना नहीं सिखाते। अब पार्टनरशिप का क्वेश्चन टियर 1 में आया था। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इस पार्टनरशिप के क्वेश्चन को। इस पार्टनरशिप के क्वेश्चन में है ही क्या है भाई, जिस रेशियो में वो अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं उसी रेशियो में उनका लाभ बढ़ता है। अब सवाल ये हो गया कि इसमें कैलकुलेशन वाइज आपको ध्यान रखना है कि एक बच्चा ऐसा होगा पूरा 1 लाख से कैलकुलेशन करेगा, 80,000 से कैलकुलेशन करेगा। एक बच्चा प्रैक्टिस करके तैयार हो जाएगा, वो हमेशा इसको रेशियो में निकालेगा कि भाई ये 5 और 4 के रेशियो में चल रहा है। तो ध्यान से देखो, जब हम 5 और 4 के रेशियो में कर रहे हैं तो हम 2 से इसको काट रहे हैं, 2 से इसको काट रहे हैं। तो जब भी कोई और चीज ऐड करेंगे उसको भी 2 से काट के चलेंगे, और रेशियो वाइज ही ले चलेंगे कि हाँ हमने कितने जीरो काट दिए, 4 जीरो काट दिए हैं, तो आने वाली जो भी चीजें ऐड या सब्सट्रैक्ट हो रही है उनमें भी 4 जीरो काट देंगे। कैलकुलेशन आसान करना होता है। तो जैसे इसको जोड़े तो इसको हम आधा करें और जीरो हटा दें, तो इसमें हम 2 जोड़ेंगे। इसमें हम अगर बात करें तो इसमें जोड़ना है घटाना है तो हम 1 के हिसाब से लेके चलेंगे, 1 जोड़ेंगे या 1 घटाएंगे। तो हमारी बात हो रही है टीना और मीरा की, बस ध्यान से आपको पढ़ना है, टीना और मीरा की 6-6 महीने का 2 अंतराल है। तो हम कैलकुलेशन बचाने के लिए क्या काम करते हैं, 6-6 महीने को लेते ही नहीं, हम सिर्फ पहले 6 महीने का लेते हैं और दूसरे 6 महीने का लेते हैं। तो टीना और मीरा की बात हो रही है, 5 इसने इन्वेस्ट किया, 6 महीने के लिए किया है। आप चाहो तो 6 का गुणा कर दो और चाहे तो ना करो, एक बच्चा इसको गुणा करेगा, एक सिर्फ यूं ही लगेगा कैलकुलेशन आसान करने के लिए। मीरा की बात करते हैं तो इसने 4 को 6 महीने के लिए इन्वेस्ट किया। अब इसने क्या काम किया, जरा ध्यान से देखो, पहले किसने किया है, टीना ने, मीरा ने पहले क्या काम किया, मीरा ने 40,000 ऐड किया है, मतलब 2 यूनिट ऐड किया है। तो पहले इसका 4 था, अब कितना हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 6। कितने महीने के लिए, अगले 6 महीने के लिए। तो इसमें जोड़ दो आप। इसमें आपको घटाना है कितना, पहले पूरा 1 लाख था, 20,000 हटाया है तो अब कितना 80,000 बचेगा। 80,000 का आधा करोगे तो फिर वो 40 आ जाएगा, इसका मतलब 4 बचेगा। तो अब टोटल 4 जो बचा हुआ यूनिट है वो 6 महीने के लिए खर्च होगा। एक बच्चा ये होगा इस तरह कैलकुलेशन करेगा जिसमें 6 हर जगह से कट जाएगा। ध्यान से देखो, इनको जोड़ोगे ये 9 आ जाएगा, इसको जोड़ोगे 6-4 10 आ जाएगा, 9-10 का रेशियो आ जाएगा। सवाल का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। कैलकुलेशन आसान करने के लिए एक बच्चा क्या होता है, 5 को 4 से सीधे जोड़ता है, ये 6 महीने पहले से काट देता है मन के अंदर, और 4 को 6 से जोड़ देता है, तो उसका कुछ सेकंड बच जाता है। कुल मिला के सवाल का जवाब 9-10 के रेशियो में ही आना है। सवाल इतना ही ज्यादा आसान था। जरा अगले सवाल की तरफ चलो। अगला सवाल क्या दिया हुआ है, ए ने 20,000 जो इन्वेस्ट किया, बी ने 30,000 इन्वेस्ट किया। अब बोला जा रहा है कि जो ए रिसीव कर रहा है, जो टोटल पैसा बनेगा उसका 20% पहले निकाल लेगा। टोटल पैसा सवाल में दिया 60,000 बना हुआ है, तो बोल रहा है ए का फाइनल सम अप कितना होगा। तो पहले तो ए 20% निकाल लेगा, इसका 20% का मतलब कितना हो गया, 12,000। 12,000 ने ए पहले ले लिया।
अब वो क्या काम करेगा, जो बचेगा, बचा कितना 12,000 निकाल लिया तो 48,000, किस रेशियो में बटेगा, 2-3 के रेशियो में बटेगा, क्योंकि 20,000 इसने डाला है, 30,000 उसने डाला है, तो 2 इसका हिस्सा है, 5 टोटल है। काटोगे तो कितना आ जाएगा, यहां पे 2 से गुणा कर लो, 2 से गुणा कर लो तो 4 से गुणा कर लो, 4 32, 4 चौका 16 और 19,200 रुपए है। 19,200 रुपए को जैसे जोड़ोगे 31,200 रुपए आ जाएगा और ये ऑप्शन सी जो है आपका सही हो जाएगा। अब जैसे मान लो ये सवाल एक बार हम सॉल्व करके आए तो मुझे ये पता है 19 और 12 हम सीधे बोल देंगे 31,200, जो कि हर मास्टर कहता है, लेकिन एक्चुअली में जब आप करने जाते हो ना तो इसको जोड़ते हो तो कुछ सेकंड्स एग्जामिनेशन के अंदर और खर्च होते हैं, और जोड़ने और भाग करने के तरीके अगर आपने अच्छा सीख रखा है तो ये सारे सवाल बहुत आसान हो जाते हैं। अब मास्टर इसमें बहुत बढ़िया 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 बकलोली करते हैं कि क्वेश्चन है वही सुपरमैन है, उनके अलावा कोई सुपरमैन नहीं है। चलो देखो अंग्रेजी का मास्टर भी आज सुपरमैन बना हुआ आप लोगों के, मैथ्स ये वाला सेट तो पूरा देख के जाइएगा यार, मैं भी एक बार अंदाजा तो लगा लीजिए इस वाले मास्टर को मैथ्स आती कि नहीं आती है, और थोड़ा देखिएगा कि सही मायने में आ रही कि नहीं आ रही। जैसे ये वाला सवाल देखो, अभी देखना बुद्धि बढ़िया लगेगी, एकदम प्रोफेशनल जो सुपरमैन वाला मास्टर है ना उससे बढ़िया सॉल्व करके दिखाता हूँ। क्या दिया, एक बल्लेबाज का निश्चित संख्या में पारियों का औसत 40 है, कितनी पारी है वो नहीं दिया है, लेकिन उसका औसत 44 दिया है। बोला यदि वह अगली पारी में 132 रन बनाता है तो उसका औसत 48 हो जाता है। तो जो लास्ट वाली पारी ओवरऑल 48 एवरेज बनता है और आखिरी में उसने 132 बनाए हैं, तो 132 में से 48 अगर घटाओगे तो 84 जो उसके रन बने हैं ना, वो 84 रन क्या होगा, वो एवरेज बढ़ाने में जाएगा। एवरेज कितना बढ़ा है, 4 बढ़ा है, कितने पे बढ़ा होगा, 4 से भाग दो, इसका मतलब है कि 21 लोग हैं, 21 ऐसी इनिंग थी जिसमें 4-4 का एवरेज बढ़ाना पड़ा है। तो सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब इसी सवाल को एक बच्चा 1.5 मिनट तक फंसा रहता है, सवाल को सही तरीके से सॉल्व करोगे तो बस ऑप्शन ए आ जाएगा। रट के नहीं आया हो यार, सीजीएल निकाला है भाई 16। अगला सवाल जरा देखो, 13 संख्याओं का औसत 70 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 60 है, अगली 5 संख्याओं का औसत पहली 5 संख्याओं के औसत से 25% अधिक है, 11वीं संख्या 13वीं संख्या से 6 कम है और 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 4 अधिक है, 11वीं और 12वीं संख्याओं का औसत क्या है। ये सवाल एग्जैक्टली 2-2.5 मिनट लेने वाला है एग्जामिनेशन में एक नॉर्मल बच्चे के लिए, लेकिन कोई बच्चे की प्रैक्टिस एकदम प्रो लेवल की हो गई हो तब ये सवाल जाके 40-45 सेकंड में सॉल्व किया जा सकता है, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में टाइम किल करता है। इस तरीके के क्वेश्चन को फर्स्ट गो में नहीं लगाते हैं, लेकिन क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं इसको करके दिखा देता हूं, इसका कैलकुलेशन कैसे शॉर्ट करते हैं वो भी आपको दिखा देता हूं। जैसे आप ऐसे समझो 13 लोगों का जो एवरेज है वो 70 है, पहले 5 का जो एवरेज है देखना वो 60 है, अगले 5 का जो है इससे दिया हुआ 25% अधिक है, तो इसका अगर 25% निकालोगे वो 15 आ जाएगा, और अगर उसको इसमें ऐड कर दोगे तो इनका क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा। ध्यान से देखो, अगर आप एवरेज वाइज देखो तो ये क्या कर रहा है, एवरेज को -10 से घटा रहा है, ये एवरेज को +5 से बढ़ा रहा है, तो नेट में क्या हो रहा है, क्योंकि 5 ये भी है 5 ये भी है, तो एवरेज में देखोगे तो -5 क्या हो रहा है, -5 ओवरऑल घटाया जा रहा है। और इसको अगर देखें तो 5-5 का ही देख रहे हैं, इसका मतलब है कि 25 5 का गुणा कर दोगे टोटल 25 जो है वो एवरेज में निकल के आया है। ये एवरेज में जोड़ना पड़ेगा क्योंकि जो बचे हुए हैं उनके पास ये ज्यादा रहा होगा जो उन्होंने इनको दिया होगा, तो बचा हुआ अगर 3 लोगों का इसी नेट एवरेज के हिसाब से निकाल ले तो ये 70 के हिसाब से 210 हो जाएगा, और अगर ये 25 को जोड़ दोगे तो 235 हो जाएगा, तो 3 लोगों का जो सम है 235 हो जाएगा। सवाल में दिया हुआ कि 13वीं संख्या को अगर x मान ले तो एक जो है वो उससे 6 कम है और दूसरा उससे ज्यादा है 4। यहां से ध्यान से अगर कैलकुलेट करके निकालोगे तो ये आपका आ जाएगा 237, भाई -2 इधर जाओगे जोड़ जाओगे, ये हो जाएगा 3x, इसको काटोगे तो 3 7 21 3 9 27, x की बराबर 79 हो जाएगा। तो एक संख्या जो 6 घटेगी वो 73 हो जाएगी, एक 4 बढ़ेगी जो 83 हो जाएगी, दोनों को सम करके भाग दोगे तो आपका क्या आ जाएगा 78, आपका एवरेज आ जाएगा 11वें और 12वें नंबर का। तो ये सवाल यहाँ पे आपको मैं 10 सेकंड 15 सेकंड में करा सकता हूँ, एग्जाम हॉल में बैठ के ये नहीं सॉल्व किया जा सकता है, कम से कम आपका 30 सेकंड से लेके 45 सेकंड खर्च करेगा। इस सवाल को स्टार्ट में सॉल्व नहीं करते, इसको हमेशा एंड में सॉल्व करते हैं। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन ज्यादा ध्यान से देखो, दिया एक चुनाव में 80% योग्य मतदाताओं ने अपने वोट डाले, तो देखो अगर हम बात करें 5 अगर थे तो 4 ने वोट डाले, रेशियो में खेलते हैं, 5% वोट अवैध हो गया तो मतलब 20 अगर था वैध तो 19 ही बचा। उसके बाद क्या हुआ कि जो विजयी हुआ उसको 60% वोट मिले, मतलब 5 अगर टोटल थे तो 3 उसे मिले, तो ये जो जीता उसको ये वाले वोट मिले हैं। इनकी वैल्यू कितनी दी हुई है, इनको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू जो है 11400 दी हुई है। किसी को अगर नंबर सही से देखने आता है तो 19 यहां से निकाल लो, 2 यहां से निकाल लो और 3 यहां से निकाल लो, तो 19 छक्का 114, तो 2 की जो वैल्यू होगी वो 100 आ जाएगी, 1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो 50 आ जाएगी। तो कुल मिला जुला के अगर टोटल वोटर्स निकाल दे तो 20 गुणे
25, इसकी वैल्यू निकालनी है, जबकि एक की वैल्यू 50 है, तो गुणा करोगे 50 हो जाएगा। लेकिन ये टोटल वोटर आ गए और आपको निकालना कितना है, आपको निकालना वैलिड, मतलब 4/5 इसको गुणा करोगे 4/5 हो जाएगा, 5 को भाग दोगे 10 आ जाएगा। अब इसको ध्यान से गुणा करोगे तो 20,000 आ जाएगा। खत्म हो गया सवाल का जवाब, ऑप्शन नंबर ए। अब इसका डेटा, क्योंकि इसको एक बार सॉल्व करके आए कि भैया आपको वो परफॉर्म करके दिखाना है, तो कैलकुलेशन मेरे को याद है, अभी इस चीज को कैलकुलेशन करोगे तो 2-3 सेकंड आपको और लग जाते। अब जरा इस सवाल को देखो, लिखा है किसी धनराशि पर 18% प्रतिवर्ष की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो वार्षिक रूप से संयोजित होता है 2862 है, मूलधन ज्ञात कीजिए। सुनो भैया, इस सवाल को बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। अगर साल भर का इंटरेस्ट 18% है तो 6% 9% जो हो जाएगा वो अगले 6 महीने का हो जाएगा, तो सक्सेसिव लगा दो इसमें। 18 + 9 का अगर सक्सेसिव लगाओगे तो ये हो जाएगा 18 गुणे 9 डिवाइड बाई 100, तो 18 9 कितना हो गया आपका 27, और प्लस 18 9 जो है 162 होगा, 28.62 आ जाएगा। तो एग्जैक्टली 28.62% की वैल्यू जो है दी हुई है, इतना ही ब्याज बनेगा, इसकी वैल्यू दी हुई है 2862। 100% की निकालोगे तो 10,000 रुपए आ जाएगा। ये सवाल बहुत ही आसान था अगर आप सक्सेसिव से लगाओ, अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से लगाओगे तो ये चीज नहीं आएगी। अगर किसी अच्छे मास्टर ने आपको ये पढ़ा रखा है कि 18% और 9% का सक्सेसिव निकाल लो, इक्विवेलेंट निकाल लो, इक्विवेलेंट निकाल जैसे, तो ये नंबर एग्जैक्टली मैच कर जाएगा और सवाल बहुत आसान हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, 10,000 रुपए हो जाएगा। अगला सवाल जरा ध्यान से देखो। अगला सवाल है, यदि किसी निश्चित धनराशि पर 16.2/3% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 1270 है, तो साधारण ब्याज पूछ रहा है 3 वर्षों में सेम अमाउंट पे सेम टाइम के लिए। तो सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि ये 1/6 दिया हुआ है। 1/6 होने का मतलब है कि 6 की जो वैल्यू है वो 7 हो रही है। 3 साल में अगर कंपाउंड है तो 6 क्यूब जो है 7 क्यूब में बदल जाएगा। 7 क्यूब का नंबर किसी को याद है तो 343, ये होता है 216। इनके बीच का डिफरेंस निकाल लो, इनके बीच का जैसे ही डिफरेंस निकालोगे वो 1270 ही आ रहा है। कितना आ रहा है, 1270 आ रहा है, 1270 आएगा, सॉरी 127 आएगा। 127 बराबर कितना हो जाएगा, 1270 के। समझ में आई भाई, ब्याज तो इसके अंतर की है, तो 127 बराबर 1270 के। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू हो जाएगी आपकी 10, और 216 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मूल रकम आपकी आ गई 2160। 10 का गुणा कर दोगे 2160 आ जाएगा। अब क्या करना है इसमें कि भाई एक साल में 1/6 बढ़ रहा है, तो 3 साल में 3/6 मतलब 1/2 बढ़ेगा। इसको 1/2 से अगर भाग दोगे तो ध्यान से देखो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 0, 2 अट्ठे 16, 10 80 आ जाएगा। सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब ये बहुत आसान सा सवाल है, अगर आपको रेशियो के साथ, कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ, सिंपल इंटरेस्ट के साथ खेलना सही से आता है, प्रैक्टिस आपकी कितनी अच्छी है वो इस बात को डिफाइन करेगा। अब मेरा तो 6-8 साल क्या 26 हो गया ना, 16 और 26 10 साल का फर्क है, अभी भी इतना आ रहा है यार, क्या सुपरमैन बनने वाली बात है। जरा अगला सवाल देखना इसमें। एक चाय विक्रेता ने 15 किलो दार्जिलिंग चाय 300 रुपए प्रति किलो और 25 किलो असम चाय 240 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदी। उसने उन्हें एक साथ मिला दिया। बाजार मूल्य में मामूली गिरावट के कारण उसे पूरा मिश्रण 260 रुपए प्रति किलो पर बेचना पड़ा। उसका कुल लाभ या हानि की गणना कीजिए। लाभ हानि की गणना कैसे करोगे, देखो भाई उसने टोटल 260 रुपए में बेचा है, तो आप इन दोनों को अलग से निकाल लो। 15 किलो पे कितना नुकसान हुआ भाई, 300 में खरीदे था, 260 पे बेच रहा है, तो पर किलो उसको 40 रुपए का नुकसान हुआ। और 15 किलो की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो 15 चौका 60, 600 रुपए का उसका नुकसान हो गया, 600 रुपए का उसका नुकसान हो गया। अब बात ये आती है कि 25 किलो 240 में बेचा है, 240 में खरीदा है और 260 में बेचा है, तो पर किलो 20 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो 25 को 20 से गुणा करोगे तो 500 रुपए उसको प्लस में मिला है, 600 रुपए निगेटिव में मिला है। कुल मिलाकर क्या हो रहा है, उसका हानि हो रहा है। कितना हो रहा है, 100 रुपए की हानि हो रही है। तो 100 रुपए का लाभ दिया हुआ है, 100 रुपए का नुकसान दिया, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यही तो सवाल है। अब इतना बड़ा सवाल है, लेकिन अगर सवाल करने आता है तो ऐसे ही हो गया। एक बच्चा ये होगा कि 15 का 300 में गुणा करेगा, फिर 240 का 25 में गुणा करेगा, फिर उसके बाद सब निकालेगा और फिर पेन में आएगा। तो सवाल ऐसे सॉल्व किया जाता है। हमें भी मान लो सुपरमैन हुआ है। अगला सवाल है, एक डीलर ने 3 वस्तुएं ए बी सी बेची जिनमें विक्रय मूल्य का अनुपात 4-5-6 था। उसे वस्तु ए पर 10% का घाटा हुआ, वस्तु बी पर 50% का लाभ हुआ तथा वस्तु सी पर उसका घाटा बराबर रहा, न लाभ हुआ न हानि। कुल सौदे में उसका अनुमान लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो देखो ये एसपी का अनुपात दिया है, आपको सीपी निकालना है टोटल लाभ हानि के लिए। तो 4 + 5 + 6 टोटल सीपी कितनी हो जाएगी, 15। तो मैं इसको हटा के लिख देता हूं। अब आपको सबसे ज्यादा बड़ा पेन होने वाला है, डेटा देख के आपको ये एसपी दिया हुआ सीपी निकालना है, ठीक है ना। सीपी निकालना है, सीपी जैसे निकलेगी आपका सारा काम आसान हो जाएगा। जो 4 वाली चीज थी उससे 10% नुकसान हुआ है, इसका मतलब है कि उसने क्या काम किया है, उसने 10 की चीज 9 में बेच दी है। इसका ये मतलब है कि ये इसकी सीपी ये रही होगी, ज्यादा रही होगी। फिर उसके बाद अगर ध्यान से देखो, जो 5 की चीज थी
उस पर 50% लॉग हुआ है, इसका मतलब है कि 2 की चीज 3 में भेजी है तो उसकी सीपी इतनी रही होगी। तीसरे वाले में ना उसे लाभ हुआ है ना नुकसान हुआ है, तो इतनी हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, सब में आप क्या काम करो, 9 का गुणा कर दो, ये 40 हो जाएगा। और ध्यान से देखो, 5 दूनी 10, 10 नहीं 30, ये 30 हो जाएगा। और 15 छक्का 9 छक्का 54, 9 से गुणा कर रहे हो तो 54 हो जाएगा। उसके बाद ये बराबर हो जाएगा 15 9 135 के, सब में गुणा कर रहे हो क्योंकि काटा पीटी करना होगा तो इसी तरीके से काटा पीटी किया जाता है। अब मैं आपके सामने सॉल्व कर रहा हूं, पहले से सॉल्व करके नहीं आया हूं तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है। 40 30 70 और 70 और 54 कितना हो गया हमारा 124। 124 की जो चीज है वो 135 में बिकी, तो प्रॉफिट कितना हुआ 11 का, कितने हुआ 124 पे। ध्यान से देखो 10% से ऊपर नहीं जाएगा। और हो क्या रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो लॉस वाला हिस्सा हटा दो, प्रॉफिट हटाओ और 10% से कम एक ही वैल्यू है, ऑप्शन भी सही हो जाएगा। समझ में आया? आसान सा क्वेश्चन है यार, बिल्कुल डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। कैलकुलेशन इस सवाल में बहुत मैटर करता था। अगला सवाल दिया है 75 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 दिया है। फिर इस सवाल में फंसाया गया है कि यदि इस मिश्रण में से 15 लीटर निकाल दिया जाता है, 15 लीटर निकाल दो तो सीधे निकल जाता है भाई साहब, फिर बचा कितना है 60 लीटर। 60 लीटर में भी सेम ही अनुपात रहेगा 3 और 2 का। तो इसमें अगर आप मिल्क निकालोगे तो 3 इसका अनुपात है, टोटल 5 है तो 12 पंचे 60 होता है और 12 3 36, मिल्क कितना हो जाएगा 36, वाटर कितना हो जाएगा 24। अब बोला जा रहा है कि इसमें 10 लीटर मिल्क मिला दिए तो नया मिश्रण का रेशियो क्या हो जाएगा, ये 46 हो जाएगा, 24 बचा रह जाएगा, 23 12 का रेशियो आ जाएगा जो कि ये है, 23 और 12 का रेशियो हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी है। अब इसमें सही मायने में आपको क्या सिखा पा रहे हैं अपन, कुछ तो नहीं सिखा पा रहे हैं, सवाल तो खाली मार्क्स से सॉल्व कर रहे हैं ना, इसके पीछे का जो कोर कंसेप्ट है सीखना तो आपको वो होता है ना, ये स्पीड तो आपको खुद लानी है ना। अब जरा इस सवाल को देखो, ये इतना बड़ा सवाल है, बच्चा जाके घबरा जाएगा अगर उसकी सही प्रैक्टिस है। सवालों में कुछ नहीं है। क्या कह रहा है कि एक थोक व्यापारी है, फैक्ट्री का आधार लागत सी से 50% कोई चीज है जो ऊपर करता है, अंग्रेजी में पढ़ते हैं। होलसेलर बाई से बैच ऑफ सीलिंग फैन बाई कर रहा है एट 50% मार्कअप ओवर द फैक्ट्री बेस कॉस्ट सी। मतलब अगर सी है किसी को तो 50% ऊपर है, तो मैं इसमें 100 का मल्टीप्लायर ले लेता हूं, ये 100 सी है तो क्या होता है 150 सी में मार्क होती है। ध्यान से देखिएगा, बस इसी पूरी कड़ी में सवाल सॉल्व हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है, ही देन अलाउड 20% ट्रेड डिस्काउंट। अगर इस पे 20% ट्रेड डिस्काउंट अगर करोगे तो कुल मिला जुला के 30 घट जाएगा, बचेगा कितना 120 सी। अब उसके बाद क्या कहा जा रहा है, उसके बाद ये बोला जा रहा है कि 40% ऊपर मार्कअप किया जाता है, तो इसका 40% निकालोगे तो 12 चौक 48 होता है, तो जैसे प्लस 40% करोगे तो 48 जुड़ जाएगा, 48 से जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 168 सी। फिर बोला जा रहा है कि इस पे 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो 16.8 सी का निगेटिव हो जाएगा। इसको घटाओगे जैसे ध्यान से देखोगे तो 16 घटाओगे 152 आ जाएगा, 0.8 घटाओगे तो 151.2 सी आ जाएगा। बोला जा रहा है कि 151.2 सी है, उसकी वैल्यू दिया 18144, तो सी की वैल्यू बतानी है। ध्यान से देखोगे इसके जो डिजिट है और इसके जो डिजिट है इनको ध्यान से देखोगे 4 4, 12 का जब गुणा करोगे तभी 4 आएगा, फिर वापस 12 कम 12 करोगे तो 12 दूनी 24, 12 कम 12 तो 14, तो 4 4 2 बार तभी आएगा जब 12 का गुणा करोगे। तो सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। एक बच्चा इतना माथा लगा लेगा, एक बच्चा पूरा कैलकुलेशन करेगा। जो थोड़ा कम कैलकुलेशन करेगा वो जल्दी सवाल को सॉल्व कर लेगा, जो बुद्धि लगा लेगा थोड़ा। ये सब घर पे प्रैक्टिस करनी होती है, लेकिन कंसेप्ट पहले सीखना होता है। अब सवाल अगला देखो क्या दिया है, ए कैन ले रेलवे ट्रैक बिटवीन 2 स्पेसिफाइड स्टेशन इन 16 days while बी कैन कंप्लीट द सेम टास्क इन 12 days. When C assists them, they manage to finish the job in just 4 days. How long would take for C to complete the job on their own? अब इसमें क्या होता है, आप 12 का 16 का और 4 का एलसीएम लेते हो, 12 16 और 4 का एलसीएम लेते हो। ए है, बी है, सी होगा और ये ए प्लस बी प्लस सी होगा। इसका एलसीएम हो जाएगा 48, 12 चौक 48, 16 3 48 और ये हो गया 16, तो 4 3 7 सॉरी 12 चौक 48, तो 4 3 7 5 12। जो सी होगा, सी कितना यूनिट एक दिन में कर रहा होगा, 5 यूनिट कर रहा होगा। अब 5 यूनिट अगर एक दिन में करेगा तो टोटल उसको टाइम कितना लगेगा, 5 का भाग दो तो 5 9 45, 9 से 3/5 डेज, यही होगा सी वाला सही जवाब। कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है। चलो आगे चले, अगला क्वेश्चन है, चावल की 3 किस्मों जिनकी कीमत 40 किलोग्राम 50 किलोग्राम तक एक तीसरी अज्ञात कीमत को 2 3 5 के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि परिणामी मिश्रण को 55 किलोग्राम पर बेचा जाता है तो लागत मूल्य पर 10% का लाभ होता है। 10% का लाभ होने का मतलब है कि कोई भी चीज 10 की जो चीज है वो 11 में बेची जा रही है, तो ये जो है वो 11 की वैल्यू दी है। आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है, कॉस्ट प्राइस ओवरऑल मिश्रण का कितना हो जाएगा 50 रुपए। अब जरा ध्यान से देखो, ये कह रहा है कि जो दूसरा वाला है वो 50 रुपए का ही है, तो इस पे कोई फायदा कोई नुकसान नहीं हो रहा है। लेकिन जो 2 यूनिट वाला है वो 40 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से है,
मतलब इस पे ध्यान से देखो कि 40 इसका जो एवरेज वैल्यू बना रहा है इसमें कम है। कितना कम बता रहा है? 10 रुपया, 10 रुपया पर किलोग्राम। तो 2 केजी है या 2 यूनिट है तो 20 रुपए हो जाएगा। ये जो 20 रुपए है ये आएगा कहां, बटेगा कहां? इस वाले में बटेगा, क्योंकि तीसरे वाले में तो 50 किलोग्राम पर केजी है तो बटना ही नहीं है, इसमें बचेगा। और 50 में वो एड अप होगा, ज्यादा होगा तभी तो इसके साथ एवरेज में कंट्रीब्यूट करेगा। कितने में बटना है? 20 को 5 में बटना है तो 5 का 20, तो 4 रुपए पर केजी अगर ये वाला ज्यादा ले आ पाएगा तभी इसका जो नुकसान है वो कंपनसेट कर पाएगा। तो ओवरऑल जो पर किलोग्राम कीमत होना चाहिए सी वाले का वो 54 रुपए होना चाहिए। बहुत ही आसान सवाल था, लेकिन अगर इसको इस तरीके से लगाओगे तो, अगर इसको दूसरे किसी तरीके से लगाओगे तो सवाल जल्दी सॉल्व नहीं होगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे आने वाले सवाल तो और आसान है। एक दीवार को 8 दिन में ए बना सकता है, जबकि बी से 3 दिन में तोड़ सकता है। कुल मिला के 8 3 24 आपका टोटल यूनिट हो गया जो काम करना है। ए की बात करें और बी की बात करें तो ए क्या काम करता है? 8 कर रहा है, इसका मतलब है हर दिन 3 यूनिट वो प्लस कर रहा है। बी क्या काम कर रहा है? वो तोड़ दे रहा है 3 में, इसका मतलब है कि 8 निगेटिव कर दे रहा है। समझ में आया? अब बोला क्या जा रहा है कि ए ने 4 दिन काम किया, 4 दिन काम किया मतलब 12 यूनिट कर लिया होगा उसने। 12 यूनिट कर लिया तो बचा कितना? लेफ्ट जो होगा वो भी 12 यूनिट होगा। अब उसके बाद क्या हो रहा है? ए के साथ बी ज्वाइन करता है और 2 दिन काम करता है। ए और बी जब दोनों एक साथ काम करेंगे, जरा ध्यान से देखिए, ये 3 प्लस में होगा, ये 8 माइनस में होगा, ओवरऑल 5 माइनस में होगा। 5 दूनी 10 यूनिट जो निगेटिव वॉल कट गई होगी। तो पहले 12 यूनिट बनानी थी, 10 यूनिट और ठह गई है तो 10 यूनिट और बनानी है। तो जोड़ दोगे आप, टोटल कितनी बची हुई यूनिट हो गई? 22 यूनिट अब बनानी है। करना किसको है? करना है ए को। ए कितना कर रहा है? 3 दिन में। कितना समय लगेगा? तो 3 से भाग दे दो, तो 7 सही 1/3 डेज लगेगा। बहुत आसान है टाइम एंड वर्क का सवाल, जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा आसान सवाल था। अगला सवाल है, एक हवाई जहाज 5 घंटे में 240 किलोमीटर पर घंटे की गति से एक निश्चित दूरी तय करता है। उसी दूरी को सिर्फ 1 घंटे में तय करने के लिए उस गति से उड़ना पड़ेगा। ध्यान से देखो यार, डिस्टेंस सेम ही करना है, इसका इसमें गुणा करोगे और एक में जो गुणा करके आएगा वही एक में भी गुणा करोगे तो बराबर होगा, क्योंकि डिस्टेंस सेम है। तो टाइम और वेलोसिटी का जो स्पीड का जो मल्टीपल है दोनों केस में सेम होना चाहिए। तो 240 का 5 में गुणा करोगे तो 1200 किलोमीटर पर घंटा आ जाएगा, इसी का 1 में गुणा करोगे तो बराबर आएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन और बहुत ही वाहियात क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति शहर ए से शहर बी तक यात्रा करता है। यदि वह 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है तो वह 1 घंटा पहले पहुंच जाता है। यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है तो 1 घंटा देरी से पहुंचता है। शहर ए और शहर बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इस सवाल को अगर ऑप्शन से आपने सॉल्व नहीं किया तो यह सवाल बहुत ज्यादा टाइम खराब करेगा। क्या है, ध्यान से देखो कि दोनों बार जब वो जाता है तो एक बार 1 घंटे पहले पहुंचता है, एक बार 1 घंटे बाद पहुंचता है। तो अगर आप इस डिस्टेंस में इन वेलोसिटियों से भाग दो और जिन दो का डिफरेंस 2 घंटे आ जाए, जिन दो का डिफरेंस 2 घंटे आ जाए, वही सही ऑप्शन है आपका। सबसे पहला चेक करो, 150 में आप पहले भाग दोगे जो है 50 से तो 3 घंटा लगेगा। जब 30 से भाग दोगे तो 5 घंटे लगेगा। दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 आवर आ रहा है। यही सवाल का सही जवाब है। किसी और में भाग देके देख लो, आएगा ही नहीं, किसी और में आएगा ही नहीं। जब आएगा नहीं तो सवाल का सही जवाब यही है। इसी तरीके से सवाल सबसे आसानी से लग सकता था, इसके अलावा किसी भी और तरीके से सवाल को लगाते ज्यादा टाइम लगता। सिर्फ 3 क्वेश्चन बचे रह गए। टाइमर जरा देख लेना, कहीं ज्यादा तो नहीं निकल गया मैं। एक वलय के आकार की धातु की शीट की बाहरी और भीतरी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। वलय के क्षेत्रफल पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? यार देखो, साफ साफ इनका रेशियो निकाल लो। ये हो गया 5 और 3। अब जो बचा हुआ है, जैसे ये है और इसके बाद ये है, तो इस वाले का टोटल से आपका क्या निकालना है? रेशियो निकालना है। तो कुल मिला के दोनों को घटा दो। 5, क्योंकि ये क्षेत्रफल निकालना है तो रेडियस का स्क्वायर घटेगा। 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर इंटू 100। ये हो गया 25 चौका 100, ये परसेंटेज में आएगा। तो ध्यान से देखो, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 और 3 को घटाओगे तो हो जाएगा 16। 16 गुणे 4 कितना हो जाएगा? 64%। 64%। सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। 2 क्वेश्चन बचे हुए, जरा ध्यान से देखो। ये सवाल बहुत ही लैंग्वेज में वाहियात था। दिया हुआ एक गोला तालाब 2 मीटर चौड़े रास्ते से घिरा हुआ है। अगर कुल एरिया तालाब का रास्ता 616 मीटर स्क्वायर है और तालाब एरिया 452.16 मीटर स्क्वायर है तो तालाब का रेडियस है। अरे जब तालाब का एरिया दिया हुआ है तो ये बाकी सारा ड्रामा क्यों दिया हुआ? कोई जरूरत ही नहीं है। तालाब का रेडियस पूछा है, तालाब का एरिया दिया है तो पाई आर स्क्वायर लगाना है। अब इसमें एक बच्चा ऐसा होगा जो पाई आर स्क्वायर लगा रहा होगा, कैलकुलेट कर रहा होगा। एक बच्चा बुद्धि में बड़ा स्ट्रांग होगा। कुल मिला जुला के आप ध्यान से देखो कि अगर इनमें से कोई भी रेडियस है तो उसका मल्टीपल होना चाहिए। 10 मल्टीपल हो नहीं सकता क्योंकि पॉइंट में लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। और दूसरा है 13, 13 इसका मल्टीपल नहीं है, इसका मतलब ये होगा नहीं। 13 के स्क्वायर का मल्टीपल इसमें होना चाहिए एरिया के अंदर।
फिर 11 के स्क्वायर का 11 से मल्टीपल नहीं है तो 11 के स्क्वायर का मल्टीपल क्या होगा, लेकिन ध्यान से देखो ये 9 का भी मल्टीपल है और ये 16 का भी मल्टीपल है। इसका मतलब है कि 12 का स्क्वायर 144 का मल्टीपल है। ध्यान से देखोगे जब पाई आर स्क्वायर अप्लाई करके आप 452.16 के बराबर आओगे, जब इसकी वैल्यू 3.14 रखोगे और उससे काटोगे तब इसकी जो वैल्यू आएगी आर स्क्वायर की ये आएगी 144। एक तो बच्चा ये वाला तरीका अपनाएगा। दूसरा जो स्मार्ट बच्चा है वो क्या काम करेगा, वो पहले ये देखेगा कि इनमें से किससे ये कट रहा है, क्योंकि अगर ये रेडियस है तो इसके स्क्वायर का मल्टीपल इसके अंदर होना चाहिए। ये एकदम फिक्स बात है, क्योंकि पाई आर स्क्वायर की वैल्यू ये है तो आर स्क्वायर का जो मल्टीपल इसके अंदर होना चाहिए। तो ये डिविजिबिलिटी चेक करने सही से आना चाहिए। इसके पहले वाले साल मैंने खूब पढ़ाया था, मेंस वाले बच्चों को मैथ पढ़ाया था, तो डिविजिबिलिटी बहुत बढ़िया सिखाई थी मैंने। लिखा है 2 गोलाकार फूलों की क्यारियों की परिधियों का अनुपात 3:5 है। यदि छोटी फूल की क्यारी की त्रिज्या 9 मीटर है, बड़ी फूल की क्यारी की त्रिज्या क्या होगी। तो कुल मिला जुला के देखो जो त्रिज्या है और जो परिधि है वो सेम प्रोपोर्शन में चलते हैं। तो अगर 3 की वैल्यू 9 दी है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15। 3 से 3 काटोगे 3 आ जाएगा, 5 से 15। सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो 3-4 सेकंड का सवाल था एग्जाम के अंदर, खाली डेटा टिक करना था। और ये सवाल था 0-3 से होकर जाने वाली ढलान -1 वाली रेखा का समीकरण क्या है। बहुत सारे बच्चे से बीए के होते हैं जिनको ये बहुत डिफिकल्ट लगती है, लेकिन अगर बीएससी बीटेक वाले बच्चे हैं तो ये मजाक का सवाल है, क्योंकि 0-3 से जाएगी तो कोई भी मान जो निगेटिव वाला है वो होगा नहीं। और दूसरी चीज है कि स्लोप अगर निगेटिव है तो वाई और एक्स दोनों सेम साइन के नहीं हो सकते, अपोजिट होना पड़ेगा। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये तो सही तरीका होता है, समझ में आई बात। जब भी स्लोप निगेटिव हो तो एक्स और वाई दोनों अपोजिट साइन के होने चाहिए, और वाई बराबर समथिंग होता है तब, ठीक। ये इसी तरीके से होता है। ये जो स्लोप होती है y का कोफिशिएंट अपॉन x का कोफिशिएंट होता है। y इज इक्वल टू एक्स, यार मैं भी भूल रहा हूँ ना कि माइनस स्लोप इज इक्वल टू माइनस वाई का कोफिशिएंट अपॉन x का। चलो मैं भी भूल गया हूँ, इसको एक बार देख लेना कि माइनस साइन के साथ आता है कि प्लस साइन के साथ आता है, बस इसी साइन को देखना है। अगर ये माइनस साइन के साथ आता है तो ये जो होना चाहिए वो -x/y होना चाहिए प्लस। ये एक बार चेक कर लेना यार, मैं बहुत लंबा समय हो गया मैंने देखा नहीं, मैं तो पेपर उठा के सीधा सॉल्व करने आ गया, दिमाग से उतर गया है बहुत। 2000 कब पढ़ा था, हमारे समय में 2016 में तो आता भी नहीं था, वही IITJ की तैयारी के समय ही पढ़ रखा था यार। x + 1/x = 5, तो x² + 1/x², 25² - 2 23। सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। अब टाइम कैलकुलेट करना, जब से पहला क्वेश्चन स्टार्ट किया है, जब से लास्ट क्वेश्चन तक पहुंचे हैं। अब जो रैमो सर ने बात कही थी ना, सही बात है, इन सवालों में कुछ दिखाने लायक नहीं है। अभी भी टाइमर कितना हो, जो मॉक टेस्ट पे काम है, जो एक्चुअली मॉक टेस्ट पे काम है, मॉक टेस्ट पे काम कराने लायक है। सारी ऑर्गेनाइजेशन अगर ये कहती कि हम आपके लिए मॉक टेस्ट बना रहे हैं और मॉक टेस्ट आपको 15 मिनट में फिक्स टाइमर दिया जा रहा है और 25 क्वेश्चन आपको 15 मिनट में सॉल्व करना पड़ेगा, और हम हर क्वेश्चन को सही वायदे में छोटा करने के चैप्टर वाइज सिलसिला तरीका सिखाते हैं, तो मेरा मानना है कि बहुत सही काम आपके हितों में होता। लेकिन 25 क्वेश्चन आके आपको सामने सॉल्व कर देना और रट रटा के आके सॉल्व कर देना कोई अच्छी बात नहीं है, ये सही डायरेक्शन नहीं है, सही डायरेक्शन में काम नहीं हो रहा है आप लोगों के हितों में। इस बात को उठाना और कहना बहुत जरूरी है। मैं तो ठहरा कि सो कॉल्ड अंग्रेजी का मास्टर, अगर इतनी अंग्रेजी इतनी मैथ्स मेरे को आती है तो मैं भी सुपरमैन हूँ उस हिसाब से, समझ में आई बात। अंग्रेजी छोड़ को मैं मैथ्स पढ़ाने लगूँ, मैथ्स के इतने सारे शिक्षक हैं कि मैं इसीलिए वजह से मैथ पढ़ाता नहीं हूँ यार, समझ में आई बात। लेकिन क्या उनको मैथ्स आती होगी, उनसे ज़्यादा अच्छी मैथ आती है मेरे पास, लेकिन क्या है कि उसी बकलोली में क्यों पढ़े। तो मेरी आप सब बच्चों से प्योर रिक्वेस्ट है कि जो मॉक टेस्ट है उस मॉक टेस्ट को आप टाइमर के साथ दो कि 15 मिनट हो, और जो भी ऑर्गेनाइजेशन करा रही है ना वो सेक्शनल टाइमर आपका फिक्स करे। माई पाठशाला जल्द ही आपको इस तरीके का मॉक टेस्ट प्रोवाइड करना स्टार्ट करेगी कि 15 मिनट में आप ये क्वेश्चन कर पाओ। यही ज्यादा बेहतर तरीका है, यही ज्यादा बेहतर तरीका है आपकी प्रैक्टिस कराने का। कंसेप्ट से भटकाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुराने समय में भी ट्रिक के माध्यम से आपको क्वेश्चन जल्दी करना सिखाया जा रहा था। ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, इसके लिए अथक प्रयास और अथक प्रैक्टिस चाहिए। अगर एसएससी ने ये डिसाइड किया है कि 15 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन लगाने, इसका मतलब है कि वो मैथ के क्वेश्चन के स्तर और गिराएगा। वो ये जानता है कि मैथ के मास्टर अननेसेसरली कई करोड़ रुपए कमा रहे हैं। जिस आदमी की औकात जो है मुश्किल से 1-2 करोड़ रुपए कमाने की भी नहीं थी, आज इस इंटरनेट की दुनिया की वजह से एसएससी सीजीएल का मास्टर 15 करोड़, 20 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ इस तरीके का काम कर रहा है। पहले ये होता था कि बंदा आईआईटी से बीटेक करे, आईएम से जो है एमबीए करे, फिर किसी बड़ी कंपनी में जाए, फिर सीईओ बने। तो सीईओ किसी बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओ का आप सैलरी पैकेज देखोगे 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 8 करोड़ एनुअली होता है ज़्यादातर। अगर एवरेज सीईओ का पैकेज देख लो तो 1-1.25 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं होता। लेकिन मैथ के मास्टर अकेले, और उनका चलो इतना पैसा कमा रहे कोई बात नहीं है, सर्विस अच्छी दे, वो पेट अभी भी नहीं पल रहा है, अभी भी उसमें सुपरमैन बनने की कोशिश कर रहे हैं।
एसएससी जानबूझ के, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैथ के मास्टरों की पूरी औकात ही खत्म करना चाहता है। मैथ का स्तर ही दिन पर दिन गिराया जा रहा है कि इस टाइम पे आपके एग्जामिनेशन में कोई औकात नहीं रहेगी, जबकि वो जीएस की औकात बढ़ा रहा है, अंग्रेजी की औकात बढ़ा रहा है, और मैथ्स की औकात दिन प्रतिदिन घटा रहा है, और रीजनिंग भी औकात से ज्यादा घटा रहा है। तो ऐसे में आप सब बच्चों को, सभी लोगों को समझदारी के साथ, जिम्मेदारी के साथ आपको अपनी पढ़ाई करना चाहिए। और मेरी मास्टर से भी रिक्वेस्ट है यार कि आप लोग वापस उसी कंसेप्ट पे फोकस होइए। अब इस बात के लिए जबरदस्ती जो है व्यूज पाने के लिए जो है ये सारे काम ना करें। देखो कोई और बात बुरी लगी हो तो दिल से बोला है, लगनी है तो लग जाए, मेरे को कोई फर्क नहीं। समझ में आई बात? तो इस वीडियो में इतना ही।